नमस्कार, मैं डॉक्टर रूमा बड़ौलिया। आज हम अंतर अनुशासनात्मक उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर अनुशासनात्मक उपागम का शब्दार्थ है अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध के लक्षण पर बल देता है। इसकी अवधारणा अनुभववादियों की देन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस उपागम को अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान में भी एक प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आंग्ल भाषा के शब्द समूह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का हिंदी भाषा में अनुवाद है अंतर अनुशासनात्मक उपागम। इसमें 4 मुख्य शब्द हैं जिनका सामान्य अर्थ है। अंतर का अर्थ है आंतरिक संबंध, अनुशासन का अर्थ है विषय या विद्या, आत्मक का अर्थ है लक्षण तथा उपागम का अर्थ है अध्ययन का दृष्टिकोण। इस प्रकार अंतर अनुशासनात्मक उपागम का शब्दार्थ हुआ अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध या घनिष्ठ संबंध के लक्षण पर बल देता है। यह उल्लेखनीय है कि इसे हिंदी में अंतर विषयक उपागम अर्थात अंतर शास्त्रीय उपागम भी कहा जाता है। आधुनिक युग में अंतर अनुशासनात्मक उपागम की अवधारणा का प्रारंभिक विचार अनुभववादी विद्वानों की देन है। सिज्विक के अनुसार यदि हमें किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो यह लाभदायक होगा कि हम उस विषय या विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में अध्ययन करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर अनुशासनात्मक उपागम को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए भी एक प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। राजनीति विज्ञान के प्रसंग में इस उपागम की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं। अंतर अनुशासनात्मक उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान के घनिष्ठ संबंधों के लक्षण पर बल देता है और इसलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अन्य सामाजिक विज्ञानों की उपयोगिता को स्वीकार करता है। अन्य शब्दों में राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम की अवधारणा यह मानती है कि राजनीति विज्ञान को अपने अध्ययन में अन्य विज्ञानों विशेषकर सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों, पद्धतियों, अवधारणाओं, उपलब्धियों तथा निष्कर्षों की मदद लेनी चाहिए ताकि स्वयं राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक शुद्ध, पूर्ण एवं उपयोगी बनाया जा सके। राजनीति विज्ञान की एक अवधारणा के रूप में अंतर अनुशासनात्मक उपागम के अर्थ को समझने के लिए इस तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है कि अपने शुद्ध तकनीकी एवं प्रचलित अर्थ में यह आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक नवीन अवधारणा है जिसकी उत्पत्ति एवं विकास का स्पष्ट श्रेय मुख्यतः व्यवहारवादियों को दिया जाता है। अपने सामान्य एवं परंपरागत अर्थ में अंतर अनुशासनात्मक उपागम की अवधारणा लगभग उतनी ही पुरानी है जितना एक विषय के रूप में स्वयं राजनीति विज्ञान के चिंतन का इतिहास। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु की राजनीतिक कृतियों के निर्माण में अन्य विज्ञानों के तथ्यों, पद्धतियों, अवधारणाओं, उपलब्धियों तथा निष्कर्षों को अपनाया गया है। इस विवरण से स्पष्ट है कि यद्यपि अपने प्रारंभिक एवं आदिम रूप में अंतर अनुशासनात्मक उपागम का विचार अति प्राचीन काल में भी मौजूद था, किंतु इसके पूर्ण विकास एवं प्रायः सर्वमान्य स्थापना का सौभाग्य या श्रेय आधुनिक राजनीति विज्ञान को प्राप्त है। राजनीति विज्ञान में इस उपागम का विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है। अंतर अनुशासनात्मक उपागम के संपूर्ण अर्थ एवं इसके रूपों को समझने के लिए इसके विकास और विकास में निहित अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। इससे पहले यहाँ पर एक परिभाषा देना चाहूँगी। जैकबसन और लिपमैन की परिभाषा है, द बिगिनर इन एनी सोशल स्टडी सून रियलाइज दैट देर आर नो वॉल्स बिटवीन साइंसेस एंड दैट इवन द मोस्ट मिनट researches in one may contribute importantly to the advancement of all।
शुद्ध तकनीकी और प्रचलित अर्थ में यह आधुनिक राजनीति विज्ञान की अवधारणा है। इसके बारे में हम अभी बात कर ही चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतर अनुशासनात्मक के संपूर्ण अर्थ और रूपों को समझने के लिए विकास में निहित विभिन्न अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। इससे संबंधित 3 प्रमुख अवधारणाएं हैं: परंपरावादी अवधारणा, मार्क्सवादी अवधारणा और अनुभववादी अवधारणा। परंपरावादी अवधारणा के अनुसार यह दृष्टिकोण उस युग से संबंधित है जबकि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का अलग अलग विकास नहीं हुआ था। संपूर्ण मानवीय ज्ञान को एक संगठित इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता था। इस दृष्टिकोण को अंतर अनुशासनात्मक नहीं माना जाता, किंतु प्राचीन काल से राजनीति विज्ञान की यह परंपरा रही है कि अन्य शास्त्रों की मदद ली जाए। जैसे प्लेटो, अरस्तु, हीगल, ऑस्टिन ने अन्य विषयों के तथ्यों का सहारा राजनीति विज्ञान के अध्ययन में किया था। शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में विभिन्न शास्त्रों की मदद ली गई, किंतु सर्वाधिक मदद दर्शन शास्त्र एवं इतिहास से प्राप्त की गई। दर्शन शास्त्र और इसके सहायक के रूप में धर्मशास्त्र ने राजनीति विज्ञान की मूल्य संबंधी आवश्यकता की पूर्ति की और इतिहास ने इसके वर्णनात्मक पक्ष को विकसित किया। मध्य युग के अंत के साथ ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अर्थशास्त्र एवं विधि शास्त्र से पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने का प्रचलन बढ़ा। इसके बाद है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवाद का केंद्र बिंदु इतिहास संबंधी दर्शन है, जो वास्तव में इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या है। उसकी इस व्याख्या में आर्थिक उत्पादन की प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आर्थिक उत्पादन की प्रणाली ही किसी युग की राजनीति, अर्थ, दर्शन, कानून, समाज, नैतिकता, संस्कृति आदि को तय करती है। इस प्रकार आर्थिक उत्पादन की प्रणाली ऐसा आधार है जिस पर राजनीति, अर्थ, दर्शन का ढांचा विकसित होता है और स्थिर भी रहता है। मार्क्स का मत है कि जब भी आर्थिक उत्पादन की प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन होता है तो इसके ऊपर खड़े संपूर्ण ढांचे में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार ही मानव समाज के इतिहास की विशिष्ट अवस्थाओं का पतन एवं निर्माण होता है। मार्क्स मानता है कि इतिहास में उत्पादन की प्रणालियों में लगातार सुधार हुआ है, अतः उसने मानव समाज के प्रसंग में इतिहास की भूमिका को प्रगतिशील बताया है। यह केवल बिखरी हुई घटनाओं का ढेर नहीं है। आर्थिक उत्पादन की प्रणालियां इसे क्रमबद्धता, प्रगतिशीलता एवं एकता प्रदान करती है। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक इतिहास को ऐसा आधारभूत विषय मानता है जो राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र में घनिष्ठता व एकता स्थापित करता है। मार्क्स द्वारा विभिन्न विषयों में स्वीकारी जाने वाली इस घनिष्ठता व एकता के लक्षण के आधार पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन दृष्टिकोण का समर्थक माना जाता है। यह परंपरावादी दृष्टिकोण की तुलना में अधिक विकसित है, किंतु अनुभववादी विद्वानों की दृष्टि से इसमें कुछ अपूर्णताएं हैं। जैसे यह केवल एक भौतिकवादी अर्थशास्त्र को महत्व देता है। राजनीति विज्ञान सहित सभी सामाजिक विज्ञानों को अर्थशास्त्र के अधीन मानता है। उसका मत है कि सभी प्रकार के राजनीतिक सामाजिक अध्ययन में केवल भौतिकवादी अर्थशास्त्र की भूमिका ही निर्णायक व महत्वपूर्ण है, और जब राजनीति विज्ञान सहित अन्य सामाजिक विज्ञान इसके प्रसंग में अध्ययन करते हैं तो उनके निष्कर्ष सारपूर्ण एवं विश्वसनीय होते हैं। अनुभववादियों की दृष्टि से मार्क्सवादी दृष्टिकोण यथार्थवादी अध्ययन को स्वीकार करता है, अर्थात मूल्य निरपेक्ष अध्ययन को स्वीकार करता है, किंतु इसका एक भाग मूल्यों को अधिक महत्व देता है। मार्क्स की भविष्य के साम्यवादी समाज की अवधारणा न केवल काल्पनिक है अपितु वह मूल्य प्रधान भी है। इस प्रकार अनुभववादियों की दृष्टि से मार्क्सवादी दृष्टिकोण में 2 कमियां हैं। अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों पर अर्थशास्त्र को निर्णायक महत्व देता है, और दूसरा इसके अध्ययन के कुछ अंशों में मूल्य प्रधान अध्ययन देखने को
मिलता है। इसके बाद जो तृतीय दृष्टिकोण है अंतर अनुशासनात्मक उपागम के विकास का, वह है अनुभववादी दृष्टिकोण। यह 20वीं सदी का दृष्टिकोण है और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञानों में व्यवहारवाद के रूप में मान्यता मिली। यह मानता है कि मानव का संपूर्ण सामाजिक जीवन एक संगठित इकाई है और इसके सामाजिक पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की अलग अलग स्थापना की गई है तो इसका कारण यह नहीं है कि वे वास्तव में अपनी प्रकृति से परस्पर भिन्न हैं, अपितु इसका मूल कारण सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष का विशिष्ट अध्ययन करने की आकांक्षा रही है। इस दृष्टि से ही अतीत में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की अलग अलग स्थापना को मात्र अध्ययन सुविधा की दृष्टि से उचित माना गया है, किंतु सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में घनिष्ठ संबंध है और एक आधारभूत एकता है। अतः सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में भी परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है और उनके बीच एक एकता होती है। आनुभविक दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार विशेषकर राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के बीच संबंधों को घनिष्ठता एवं आधारभूत एकता देखी जा सकती है। इन सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में अध्ययन विधि, तर्क, प्रतिमानों आदि की समानता पर बल देते हैं अनुभववादी विद्वान। उनके अनुसार इन सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधि को समान रूप से अपनाया जाता है। इन सामाजिक विज्ञानों में समान तर्क लागू किए जाते हैं, जैसे परिमाणन हुआ, आगमन, निगमन, व्युत्पत्ति, अन्य सत्यापनीय तर्क। इसके प्रतिमान भी समान होते हैं। आनुभविक दृष्टिकोण के दो रूप दिख पड़ते हैं, जिन्हें हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की दो मान्यताएं हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों व तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। इसका संपूर्ण अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों का मत है, जो कि व्यवहारवाद का अगले चरण का विकास भी कहा जाता है, कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, अपितु एक सामाजिक विज्ञान है। अतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धतियों एवं तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना उचित है। किंतु व्यवहारवादियों से उनका मतभेद मुख्यतः इस विचार पर है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों का स्थान क्या होना चाहिए। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष बनाते हैं, किंतु उत्तर व्यवहारवादी इसके अध्ययन को मूल्य सापेक्ष बनाते हैं। यद्यपि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन के परंपरावादी दृष्टिकोण तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण की तुलना में अनुभविक दृष्टिकोण पर्याप्त विकसित व मान्य है, तो भी इसकी कुछ कमियां हैं। जैसे अनुभववादी राजनीति विज्ञान सहित सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति व तकनीक, तर्क व प्रतिमान की समानता पर जोर देकर वास्तव में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के स्थान पर एक ही सामाजिक विज्ञान की स्थापना करना चाहते हैं, जिसे व्यवहार में उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान अन्यों के समान होकर भी अपनी कुछ विशिष्टता या भिन्नता रखता है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान सहित सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए एक ही जैसी वैज्ञानिक पद्धति पर अत्यधिक बल देना भी उचित नहीं है। वस्तुतः विभिन्न सामाजिक विज्ञानों को अपनी विशिष्टता व अनुभव के अनुसार विभिन्न अध्ययन पद्धतियों व तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध हम पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता पाई जाती है। यह परंपरा प्राचीन है। प्राचीन काल में प्लेटो ने, अरस्तु ने अपनी रचनाओं को लिखने से पहले इन सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन से मदद ली। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष हैं और इन पक्षों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की स्थापना की गई है। वस्तुतः
अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह ही राजनीति विज्ञान भी अब पूरी तरह एक अनुशासन के रूप में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञानों से इसके घनिष्ठ संबंध को प्रारंभ से ही माना गया है। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो की राजनीतिक रचनाओं में दर्शन व आचार शास्त्र से राजनीति की घनिष्ठता रखते हैं, बनाते हैं, मानते हैं। अरस्तु ने अपने राजनीतिक विचारों के विकास में दर्शन व नीति शास्त्र के अलावा इतिहास व जीव विज्ञान के तथ्यों का सहयोग लिया है। मध्ययुगीन विचारक सेंट ऑगस्टाइन व टॉमस एक्विनास की रचनाओं में धर्मशास्त्र व नीतिशास्त्र के साथ राजनीति की घनिष्ठता प्रकट होती है। 16वीं सदी अर्थात आधुनिक युग के प्रारंभ में मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विचारों के निर्माण में इतिहास का इस्तेमाल किया है। होब्स ने अपने राजनीतिक चिंतन के निर्माण में ज्यामिति, यांत्रिकी, चिकित्सा शास्त्र के तथ्यों व सिद्धांतों का उपयोग किया है। रूसो व मॉन्टेस्क्यू ने राजनीति व भूगोल की घनिष्ठता को स्वीकार करते हुए बताया है कि भौगोलिक परिस्थितियां शासन की प्रणालियों का निर्धारण करती है। राजनीति विज्ञान व अन्य विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध स्वीकार करने की उपरोक्त परंपरा में 18वीं सदी के अंतिम और 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में कुछ बाधा जरूर आई, क्योंकि इस काल में राजनीति विज्ञान सहित विभिन्न विज्ञानों को अपने आप को पूर्ण विज्ञान के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया जाता रहा। किंतु 19वीं सदी के मध्यकाल से पुनः इस तथ्य पर जोर दिया जाने लगा कि सभी सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध होते हैं। कार्ल मार्क्स ने राजनीति के अध्ययन में इतिहास एवं अर्थशास्त्र के योगदान को प्रकट किया और स्वयं राजनीति का विस्तार समाजशास्त्र की सीमाओं तक किया। उसने सामाजिक अवस्थाओं, सामाजिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष जैसी समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को राजनीति के क्षेत्र में स्थान दिया। इसी काल में कॉम्टे ने भी राजनीति विज्ञान सहित सभी सामाजिक विज्ञानों की घनिष्ठता पर पर्याप्त बल दिया। 20वीं सदी के प्रारंभ के साथ ही अन्य विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान की घनिष्ठता को प्रायः एक निर्विवाद सत्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, तो भी इसके बारे में सीमित मतभेद रहा कि किस विषय से राजनीति विज्ञान का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है। जॉन सीले ने राजनीति व इतिहास की पारस्परिक घनिष्ठता को स्वीकारा और एक दूसरे के अभाव में इन्हें अपूर्ण विषय बताया। सेलिगमैन ने अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र की घनिष्ठता को स्वीकारते हुए आर्थिक तथ्यों को कारण तथा राजनीतिक घटनाओं को उनका परिणाम बताया। किंतु 20वीं सदी के 30 दशक में राजनीति और मनोविज्ञान की घनिष्ठता पर अधिक बल दिया गया है और उसके बाद राजनीति व समाजशास्त्र की घनिष्ठता भी स्वीकार की जाने लगी है। इस विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान की घनिष्ठता को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है और गार्नर ने उनके इस विचार को इस प्रकार प्रकट किया: हम दूसरे सहायक विज्ञानों या विषयों के ज्ञान के बिना राज्य की तथ्यात्मक घटनाओं की पूर्णता के एक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान को पर्याप्त मात्रा में नहीं समझ सकते, जैसे कि रसायन विज्ञान के बिना जीव विज्ञान को तथा गणित शास्त्र के बिना यंत्र विज्ञान को उनकी समग्रता के साथ नहीं समझा जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित व्यवहारवाद ने न केवल राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता का पूरा समर्थन किया, अपितु उसने इस घनिष्ठता को राजनीति विज्ञान के अध्ययन की एक पूर्व स्थापित व अनिवार्य शर्त के रूप में भी मान्यता दी। जैसा कि हमने व्यवहारवाद को पढ़ा था, उसमें एक व्यवहारवाद के जो 8 लक्षण मैंने आप लोगों को बताए थे, उसमें अंतर अनुशासनात्मकता को अनिवार्य शर्त या लक्षण के रूप में व्यवहारवादी अध्ययन की एक लक्षण के रूप में मान्यता दी गई है। व्यवहारवादियों ने विशेषकर मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र से राजनीति की घनिष्ठता को स्वीकार किया है। व्यवहारवादियों के उपरोक्त विचार को उत्तर व्यवहारवादियों ने भी स्वीकार कर लिया है। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक केटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र अभिन्न है और वास्तव में एक ही वस्तु के 2 पहलू हैं।
एक अन्य वैज्ञानिक ड्वाइट वाल्डो के अनुसार राजनीति विज्ञान के इतिहास का एक बड़ा भाग अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसके घनिष्ठ संबंधों के संदर्भ में फिर से लिखा जा सकता है। इस विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों अर्थात शास्त्रों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस घनिष्ठता के कारण ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्राचीन काल से ही अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की परंपरा रही है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन के संबंध में अग्रलिखित 3 अवधारणाएं दिखती हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण, जो कि मैंने आपको बता दिया, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और अनुभविक दृष्टिकोण। अनुभविक दृष्टिकोण के ही विकसित रूप व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद हैं, जिन्होंने राजनीति विज्ञान की अन्य विज्ञानों से घनिष्ठता को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया है और इसी समय आधुनिक अंतर अनुशासनात्मक उपागम का विकास हुआ है। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अंतर अनुशासनात्मक उपागम वास्तव में एक अध्ययन उपागम है और यह इस तथ्य पर जोर देता है कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते वक्त हमें अन्य दूसरे सामाजिक विज्ञानों में हुए अध्ययन के परिणामों को, उनकी पद्धतियों को, उनके तरीकों को भी काम में लेना चाहिए और उन अध्ययनों में निकलने वाले जो निष्कर्ष हैं उनसे हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मदद ले सकते हैं। तो यह आपका अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन के संबंध में पहला वीडियो हुआ। अन्य सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है, किस प्रकार से ये एक दूसरे के पूरक बनते हैं, कैसे एक दूसरे के सहायक बनते हैं, और इन सभी सामाजिक विज्ञानों में मुख्यतः इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है, इस बारे में हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को धन्यवाद।